हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। क्या अंतर होता है वह देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसका दो भाग कर लेते हैं। यहाँ पर तो एक तरफ द्रव स्नेही कोलाइड लिखेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड, और एक तरफ द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है, जैसा कि परिभाषा में पिछले वीडियो में बताया भी गया था कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है यानी कि ऐसा पदार्थ होता है जो द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत वह कोलाइडी पदार्थ बना लेता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या होता है कि ऐसा कोलाइड होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो द्रव के संपर्क में आने पर वह तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बना पाता या आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बना पाता, तो उसे कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि द्रव स्नेही, और जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वह स्थायी होते हैं, और जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वह क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है वह अगर विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो वह अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित नहीं हो पाता। और इसमें अगर विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो वह क्या होता है? अवक्षेपित, आसानी से अवक्षेपित हो जाता है। जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है उत्क्रमणी प्रक्रम होता है, और यह द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है? अनुत्क्रमणी प्रक्रम होता है। तो इस तरह से परिभाषा के अनुसार आप इसको लिखते चलेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा कि वे पदार्थ जो किसी द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। एक तो परिभाषा से ही अंतर हो जाएगा, और इसमें जो पहला होगा वे पदार्थ जो किसी द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते
हैं द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेगा, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड यानी कि ऐसा पदार्थ हो जो किसी द्रव में के संपर्क में आने पर वह तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते या आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते, तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। और दूसरा पॉइंट होगा, ये स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं और इसमें दूसरा हो जाएगा ये अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होते हैं। ये स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है यह उत्क्रमणीय कोलाइड होता है और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है? अनुत्क्रमणीय कोलाइड होता है। तो ये उत्क्रमणीय कोलाइड होता है और ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड होता है। कोलाइड होता है। तो ये उत्क्रमणीय कोलाइड होता है और ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जब विद्युत अपघट्ट डाला जाता है, कोई अलग पदार्थ जब डाला जाता है विद्युत अपघट्ट के रूप में, तो यह क्या होता है? आसानी से अवक्षेपित नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि अलग से अगर विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो यह आसानी से अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाने पर विद्युत अपघट्ट मिलाने पर आसानी से अवक्षेपित नहीं होता है। और इसमें चौथा पॉइंट हो जाएगा कि इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाने पर विद्युत अपघट्ट मिलाने पर आसानी से अवक्षेपित हो जाता है।
और 5वां पॉइंट हो जाएगा कि यह जो इसमें लिखा गया कि इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाने पर आसानी से अवक्षेपित नहीं हो पाता, और इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाने पर आसानी से क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है। और इसमें जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के कारण अगर अवक्षेपित नहीं हो पाता, तो अगर किसी तरह से अवक्षेपित हो भी जाता है तो इसको तुरंत दोबारा कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको दोबारा कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है, और यहाँ पर 5वां हो जाएगा इसमें इनको दोबारा कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। तो यानी कि अगर यह उत्क्रमणीय प्रक्रम इसलिए होता है, उत्क्रमणीय कोलाइड इसको इसलिए कहते हैं कि अगर यह किसी तरह से अवक्षेपित हो भी जाता है तो उसको दोबारा कोलाइडी विलयन में, पुनः कोलाइडी विलयन में लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह अवक्षेपित हो जाता है, एक बार अवक्षेपित होने के बाद पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाता है। तो इस तरह से द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर हम लोग समझ लिए। अब कोलाइडी विलयनों के गुण पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयन के क्या क्या गुण होते हैं वह देखेंगे। कोलाइडी विलयनों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयनों के गुण में पढ़ेंगे। जो कोलाइडी विलयन पढ़े थे उसके बारे में हम लोग उसमें बताया गया था कि ये जो कोलाइडी कण होते हैं उनका जो व्यास होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। यानी कि जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर
होता है तो उसे क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि कोलाइडिक विलयन में कोलाइडी विलयनों में विलेय के कणों में विलेय, और आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। और पूरे चैप्टरों का नोट्स इस पर मिल जाएगा। तो विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो कोलाइडी विलयनों में क्या होता है, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और दूसरा बताया गया था कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं वह विषमांगी तंत्र होते हैं। तो विषमांगी तंत्र होते हैं मतलब कि जिसमें विलेय के कणों को, विलेय और विलायक के कणों को स्पष्ट रूप से आँखों द्वारा देखा जा सकता है। तो वह क्या होता है, विषमांगी तंत्र होता है। तो जैसे मिट्टी और पानी का जो होता है, तो उसमें मिट्टी और पानी आसानी से देखा जा सकता है, या बालू और पानी का मिश्रण होता है तो उसको भी आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, ये विषमांगी तंत्र होते हैं, विषमांगी तंत्र होते हैं। तीसरा हो जाएगा जो, यानी कि अगर कोलाइडी विलयनों के जो कण होगा वह 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि इसमें विलेय के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का जो आकार होता है वह 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है। यानी कि जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं वह बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको कि प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो कोलाइडी कणों के विलयन होते हैं उनके कण क्या होते हैं, वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं, क्योंकि इनका व्यास क्या होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो इनका कण वास्तविक विलयन के कणों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसलिए कण बड़े होने के कारण उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होता है उतना ज़्यादा अवशोषण होगा। यानी कि अगर एक गिलास में पानी रख दें और एक थाली में पानी रख दें तो थाली का क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उस पर जो वायुमंडल में जितने कण होते हैं वह धीरे धीरे आके उस पर चिपकते हैं। और तो थाली का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर ज़्यादा अवशोषण होगा दूसरे पदार्थ का, और गिलास में कम होगा। इसीलिए यानी कि उसी तरह से कोलाइडी कणों का आकार जो अधिक होने के कारण
उस पर अवशोषण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और तो कह सकते हैं कि इनके कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल, कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, अधिक होता है। अतः इनमें अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। तो इनके कणों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए इसमें अधिशोषण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और इसी में चौथा पॉइंट होगा, यह हेडिंग के रूप में है टिंडल प्रभाव। यह भी एक गुण है, टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट। तो जो टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि अगर आप लोग देखे होंगे कि किसी अगर आप घर में जो रोशनदान होता है या कहीं छिद्र है, तो उससे अगर प्रकाश की किरण आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो धूल के कण होते हैं, वायु में धूल के जो कण होते हैं, वह चमकते दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो प्रकाश की किरण आ रही है वह धूल के कणों से टकराने के पश्चात वह परावर्तन होने लगता है या प्रकीर्णन होने लगता है, जिसके कारण वह क्या होते हैं, धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर किसी वास्तविक विलयन में, जैसे नमक और पानी का विलयन है, उसमें अगर प्रकाश को प्रवाहित किया जाए, यानी कि उसमें प्रकाश भेजा जाता है, तो वह क्या होता है कि उसमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वहीं कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि विलय के कणों का आकार बड़ा होने के कारण वह प्रकाश की किरण उन कोलाइडी कणों से टकराते हैं, टकराने के पश्चात वह प्रकीर्णित होते हैं, जिसके कारण उनका मार्ग क्या होता है, दिखाई देता है। और तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन से जो मार्ग एक प्रदीप्त शंकु के रूप में दिखाई देता है, यानी कि एक शंकु के रूप में दिखाई देता है, उसी शंकु को क्या कहते हैं, उस प्रदीप्त शंकु को क्या कहते हैं, टिंडल कोण कहते हैं। और यह जो प्रकाशिक प्रभाव होता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर से आप लोग देखना चाहें तो
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कोई अंधेरा कमरा हो, उस अंधेरे कमरे में अगर कोई छिद्र द्वारा, किसी छिद्र द्वारा अगर प्रकाश की किरण आ रही है, तो उस प्रकाश की किरण में क्या होता है कि जो धूल के कण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरण जब धूल के कण पर पड़ता है तो वह उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण धूल के कण क्या होते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर देखेंगे तो कोई वास्तविक विलयन है, जैसे नमक का विलयन है या चीनी का विलयन है, तनु विलयन होना चाहिए, तो वह क्या होता है कि वह उसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है या उसमें प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो उसमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसमें विलय के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वह प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो उसमें प्रकाश का मार्ग क्या होता है? दिखाई देता है। तो उस तो प्रकाश की इस यानी कि जो प्रकाश पड़ता है तो वह कोण के रूप में दिखाई देता है, तो वह उस कोण को कहते हैं टिंडल कोण। और जो प्रकाशिक प्रभाव होता है उस प्रकाशिक प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जब किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण पड़ती है, प्रकाश की किरण पड़ती है, तो कमरे में धूल के कण चमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जब प्रकाश की किरण शुद्ध जल में या नमक के विलयन में प्रवाहित की जाती हैं, तो प्रकाश की किरण का मार्ग नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। और
कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है किरण मार्ग के इस प्रदीप्ति को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका कारण कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाना है। इस प्रकार के प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसी में है कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश का मार्ग एक प्रदीप्ति शंकु के रूप में शंकु के जैसा बन जाता है। शंकु के जैसा बन जाता है। इस प्रदीप्त शंकु को टिंडल कोण कहते हैं। टिंडल कोण कहते हैं। तो इस तरह से आपने टिंडल प्रभाव पढ़ा। और आप लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिलता रहे, टॉपिक भी समझ में आ जाए और जो वीडियो अपलोड होता है वह आप लोगों के पास तुरंत पहुंचता रहे। थैंक यू।